हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे हमारा इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 और शॉर्ट रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे, वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट फॉर whom to produce। तो what to produce मतलब आपको क्या प्रोडक्शन करना है जिससे आपको ग्रोथ हो, आपका प्रोडक्टिविटी हाई हो। what टेक्निक टू यूज, तो इसे कहते हैं हम how to produce मतलब हम किस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। और for whom to produce मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करें, किन कैटेगरी ऑफ पीपल को कवर करें। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी की। और तीन हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है बच्चों, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट फोकस करती है फॉर द प्रॉफिट बियरिंग एंड प्रॉफिट अचीविंग, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे भी हमारे पास प्रॉफिट आए, और प्राइवेट सेक्टर इनको रन करते हैं। इस कैपिटलिस्ट का दूसरा होता है सोशलिज्म, जिसको ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट होती है, और तीसरा operated by government with some interference of private sector also, this is known as mixed economy। तो कैपिटलिस्ट का कहना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मैंने कहा भाई वो प्रोड्यूस करो जो हमारे मार्केट में हमें अच्छा वाला प्रॉफिट दे। हाउ टू प्रोड्यूस, मैंने कहा भाई लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज करो। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मैंने कहा कि उनके लिए प्रोड्यूस करो जो हाई इनकम वाले लोग हैं, ताकि वो इजीली हमारे सामान को खरीद सके और हमें अच्छा प्रॉफिट दे। इसका उल्टा सोल्यूशन हमारे सोशलिस्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, उन्होंने कहा वो प्रोडक्शन करो जो हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो और सोसाइटी को सर्व करे, अच्छा हो, और कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के नीड को पूरा करे। दूसरा है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, उन्होंने कहा भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करो ताकि हमारी लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिले। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उन्होंने कहा कि भाई प्रोडक्शन करो तो फिर उनके लिए करो जो हमारी पीपल जिनकी नीड पूरी नहीं हो पाती, जो दे कैन एफर्ट टू परचेज, और जो खरीदना चाहते हैं। अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू द सिटीजन हु नीड इट, जिनको जरूरत है उनके लिए प्रोडक्शन करिए। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी ने एक सोल्यूशन क्या दिया कि भाई प्रोडक्शन करो तो जो ऐसा हो कि भाई सोसाइटी भी सर्व हो और प्रॉफिट भी हो। लेबर इंटेंसिव भी यूज करके देखो, मशीन इंटेंसिव भी यूज करके देखो, जो प्रॉफिट दे रहा हो, जो बेनिफिट दे रहा हो, जो हमारे लिए अच्छा है वो यूज करो। और प्रोडक्शन दोनों लेवल के लिए करिए, हाई अर्निंग इनकम वाले लोगों के लिए और लो इनकम ग्रेड वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि दोनों के लिए करोगे तो आपकी सोसाइटी भी सर्व होगी और आपको प्रॉफिट भी होगा। दूसरा क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है भाई। तो इकोनॉमिक प्लानिंग वो प्लान होता है जिसको हम बनाते हैं हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए। इसको हम डिफाइन करेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज द कंप्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, making a plan for the economy as a whole, for its development, for its care, for its growth and perspective. This is known as economic planning। लेकिन प्लान क्या होता है? तो प्लान वो डॉक्यूमेंट होता है बच्चों जो हम बनाते हैं डिटेल्ड प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी, और एडवांस में ही उसको फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स रेडी करते हैं, मतलब उसके स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्लान। तो क्वेश्चन इसमें 1 मार्क में पूछ सकते हैं भाई कि ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ये नो मोर इन एग्जिस्टेंस ऑन जनवरी 2015, और इसको 2015 में रिजोल्यूट किया है या रिप्लेस किया है किसने? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग किसके नाम को रिप्लेस किया है बच्चों? प्लानिंग कमीशन के नाम को रिप्लेस किया है। और पहला इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन कब आया था? 1948 में आया था। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताती जा रही हूँ इनको बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों। और द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट 5 ईयर्स। प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग का पीरियड 5 ईयर फिक्स किया था जो 1951 में स्टार्ट हुआ था।
और 2015 में 12 5 ईयर प्लान के बाद हम लोग का जो प्लानिंग कमीशन का नेम है वो रिप्लेस होके नीति आयोग हो गया था, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना। नाउ फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आए? 1951 में। और इसके क्या गोल थे? तो पहला गोल था इसका मॉडर्नाइजेशन, हमारे देश को मॉडर्न बनाना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। दूसरा है हमारा इक्विटी, इक्वालिटी रहना, कहीं कोई भी डिफरेंस आपस में ना हो। तीसरा सेल्फ रिलायंस, जहां पर लोग अपना खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, बाहर से ना खरीदें। और हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है, हमारी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की गुड्स की, वो बढ़े, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ, या फिर ग्रोथ ऑफ द इनकम, या फिर केवल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ना इकोनॉमी का ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ये चार हमारे क्या है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल हैं, भूलना बिल्कुल भी मत इनको बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भाई क्या एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की बैकबोन था 1950 में? तो यस, इंडिया बहुत ज्यादा बैकबोन कहा जाता था 1950 में, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे रीजंस थे इसके डाउनफॉल के एग्रीकल्चर के। तो सबसे बड़ा रीजन था बच्चों लो प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। दूसरा, हम लोग रेनफॉल पे बहुत डिपेंड थे, और नहीं होंगे ना तो जिन बच्चों को ये याद नहीं रहता कि रेनफॉल पे डिपेंड थे, तो वो मूवी याद कर लिया करो, लगान मूवी में वो गाना है ना, बद्रा वाला गाना, बरसा बरसा करके गाना है, तो वो इसी लगान मूवी पे बेस्ड है। तो आपको बताया गया है कि उस ईरा में हम लोग कितना डिपेंड थे बारिश पे, कि बारिश आएगी तो फिर भैया खेतों में पानी लगेगा और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। दूसरा, हम लोग का जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत आउटडेटेड थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी हमारे पास, वाटर गिविंग फैसिलिटीज नहीं थी, और सबसे बड़ी बात लैंड होल्डिंग्स बहुत स्मॉल थे फार्मर्स के पास। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द 1950s, है ना। दूसरा है कि भाई इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चेंजेस आए। तो 3 चेंजेस जो आए हैं वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लैंड रिफॉर्म। तो नए तरीके से फार्मर्स को ओनरशिप, लैंड होल्डिंग्स प्रोवाइड करना, इसको लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। लैंड सीलिंग मतलब फिक्स कर देना लैंड एरिया, इसको लैंड सीलिंग कहते हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट आउट करने के लिए पॉलिसीज आई थी। और तीसरा होता है बच्चों हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी जो आया था वो क्या रीजन था? उसमें लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फूड ग्रेन्स का, बाय प्रोवाइडिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स फॉर व्हीट एंड राइस। तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन। और हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग इज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। याद रखना है इस बात को आपको। और कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स रेडी करिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के, और याद रखिएगा इसके 2 फेज थे, एक 60s से मिड 70s तक और एक मिड 70s से मिड 80s तक। जिसमें पहले वाले जो फेज था उसमें ये फैसिलिटी केवल दी गई थी पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, और उसके बाद ये फैसिलिटी ज्यादा एरियाज को कवर की गई थी। इसके बेनिफिट्स याद रखिए, जितना ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज हुई उतना ही हमारे पास मार्केट सरप्लस था, हमारे पास बफर स्टॉक था बच्चों। और जो हमारे लो इनकम ग्रुप के लोग थे उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से, क्योंकि हमारे पास तमाम फूड ग्रेन था और बफर स्टॉक भी था, और हम लोग इजीली उसको, मतलब कमी नहीं थी फूड ग्रेन्स की हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए आने पर। इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हुए थे बच्चों। एक तो रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक का रिस्क बहुत था, और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे एरियाज थे, ऐसे रीजन्स थे जो लो प्रोडक्टिव थे, यहाँ पे बंजर जमीनें थी, वहां पर तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं थे। तो इससे इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही थी रीजनल। तो ये बात भी याद रखनी है। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को ऐसे रेडी करिए, पहले मीनिंग रेडी करिए, तो 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और 3 नेगेटिव इम्पैक्ट्स रेडी करिए, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन अच्छा रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है सब्सिडीज जो सरकार ने दी थी वो बेनिफिट थी? सब्सिडी होती है जो फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार ने दिया फॉर द प्रोड्यूसर फॉर द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। इसके फेवर में क्या था? फार्मर्स आराम से बिजनेस कर पा रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, तो वो आराम से सब्सिडी के संग कंफर्टेबल थे। और इनकम इनइक्वालिटी बिकम रिच एंड द पुअर फार्मर्स आर
नॉट गिविंग नेट, इतना एडवांटेज नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मर्स को सब्सिडी से एडवांटेजेस तो था बच्चों। सब्सिडी का नुकसान भी था कि जो हमारे गवर्नमेंट ने थी, जो हमारे लिए फैसिलिटीज दी थी, वो सब तक नहीं पहुंच रही थी, कहीं ना कहीं उसका रिसोर्सेस कम पड़ गए थे और हमारे जरूरतमंद सब्सिडीज के लोग ज्यादा थे। तो सब्सिडीज जब आप तैयार करें तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रेडी करिए और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आप रेडी करिए। दूसरा याद रखिए कि भाई इंडस्ट्रीज में रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारा जो पब्लिक सेक्टर का रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ही लो था। हमारे पब्लिक सेक्टर बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था, डिक्लाइन कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर के पास शॉर्टेज था कैपिटल का, लैक ऑफ इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर, उनको इंसेंटिव कब प्रोवाइड हो रहे थे, और ऑब्जेक्टिव फॉर सोशल वेलफेयर ये भी एब्सेंस था इन द प्राइवेट सेक्टर। तो फिर प्राइवेटाइजेशन होने की जरूरत थी और पब्लिक सेक्टर को थोड़ा रोल प्ले कम करके उसको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था, जो कि कन्वर्जन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर बता देगा। 48 में पहला रेजोल्यूशन था, लेकिन जो वास्तव में रेजोल्यूशन इफेक्टिव था वो था इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन एक्ट 1956। तो दूसरा रेजोल्यूशन था 1956, लेकिन इस रेजोल्यूशन में इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में थी वो हमारी 17 इंडस्ट्रीज थी और बच्चों ये ओन्ड बाय द स्टेट थी, और दूसरी थी बेटा वो हमारी 12 इंडस्ट्री थी शेड्यूल बी में, और ये प्राइवेट सेक्टर ओन्ड थी वो, और पहली वाली गवर्नमेंट सेक्टर ओन्ड थी, और तीसरी थी शेड्यूल सी जो टोटली कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर। तो शेड्यूल ए में था गवर्नमेंट सेक्टर, शेड्यूल बी में था प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ, और शेड्यूल सी में था टोटली दोज इंडस्ट्रीज विच आर कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर। पहले में 17 इंडस्ट्री, दूसरे में 12 और तीसरे की कोई भी लिमिट हमें नहीं दी गई है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है, जब बिना लाइसेंस के आप कोई भी इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते थे। ये हमारे देश में 1951 में आया था, जिसको खत्म किया गया था 1991 के बाद, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बिना लाइसेंस के आप कोई भी इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते थे, इसके अंदर ये रिजोल्यूट था, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है हमारा एसएसआई यूनिट, मतलब स्मॉल स्केल यूनिट्स। इसमें हमारे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी उनकी जो लिमिट थी वो चेंज कर दी गई थी और 1 करोड़ उसकी लिमिट हो गई थी। refer to maximum investment allowed in the assets of a unit. This limit is changed from 5 lakh in 1951 to 1 करोड़। पहले 51 में ये 5 लाख थी, अब चेंज होके स्मॉल स्केल यूनिट की जो यूनिट इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो हो गई है 1 करोड़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का फायदा तो आप भी जानते हो, इससे क्या होता है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट पावर बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होता है फ्रॉम द बिग फार्मर्स, हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है, हमारा फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इंपोर्ट विदेश से सामान कम से कम मंगाओ, हमारे देश का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ। ये कैसे प्रोटेक्ट किया था उस समय सरकार ने? बाय 2 पॉइंट्स। नंबर 1 इज कोटाज एंड टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स पावर बढ़ा देना, टैक्स रेट बढ़ा देना, और कोटाज मतलब इंपोर्ट कराने की लिमिट को एक पर्टिकुलर लिमिट डिसाइड करना कि इससे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करा ही नहीं सकते। तो टैरिफ और कोटाज इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्सेप्ट था। क्रिटिकली अप्रेस करेंगे अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन और प्रमोशन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, लाइसेंसिंग पॉलिसी आ गई थी बच्चों, पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को रट के जाना है? तो पहला है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कई बार बोर्ड में आ चुकी है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इसको कैसे प्रोटेक्ट किया गया इसको तैयार करिए। और तीनों रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए आए, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, लैंड सीलिंग हो, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, सब्सिडी तैयार करिए और सब्सिडी और ग्रीन रिवॉल्यूशन के 2-2, 3-3 पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स अच्छे से रेडी करिए
तभी आपका ये चैप्टर बढ़िया से तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको थर्ड चैप्टर में भी लेके चलेंगे, जो कि हमें आगे की दुनिया में ले जाएगा 1991 के बाद वाली। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर बहुत सारी जगह करिए। बाय बाय।